नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने जो एक चैनल है हमारा स्वच्छ दुनिया न्यूज चैनल, इसके माध्यम से आपके समक्ष एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम सिटी सिग्नेचर है। और सिटी सिग्नेचर के अंतर्गत हम आपके शहर से तमाम उन व्यक्तियों को जो अपने आप में खास हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि हम उनकी जिंदगी से कुछ सीख सकें, उनके द्वारा किए गए शोधों से कुछ सीख सकें, वो जो शिक्षण कार्य करते हैं उनसे सीख सके। और चूंकि सोशल रिसर्च फाउंडेशन हायर एजुकेशन में काम करने वाली एक संस्था है, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष जिन प्रबुद्ध लोगों को, जिन शिक्षक गणों को लेके आए, तो आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो आपके मन में जिज्ञासा है, ऐसे भी तमाम सवाल आप हमारे जो अतिथिगण हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। इसी क्रम में आज के जो सिटी सिग्नेचर हैं वो हैं शिमला से डॉक्टर रुचि रमेश जी। रुचि रमेश जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आपका है मोर देन 25 ईयर्स। तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। धन्यवाद आप जी। और जैसा कि मित्रों हमने आपको बताया कि रुचि रमेश जी को 25 साल से का भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैम ने बहुत सारी पोजीशन अभी तक हेल्ड करके रखी हैं। आपकी बुक पब्लिश्ड है, सेमिनार्स हैं, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में आपने भाग ली हैं, रिसर्च पेपर्स आपकी किताबों में, बहुत सारे बुक्स में रिसर्च पेपर अभी तक छपे हुए हैं। लगभग 10 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर आपके छपे हुए हैं। और जो आर्टिकल्स हैं वो एकेडमिक जर्नल्स में छपे हुए हैं। लगभग 13 आर्टिकल्स मैं देख पा रहा हूं जो अभी तक जो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल्स में अभी तक प्रकाशित हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपका बायोडाटा हमारी स्क्रीन में है रुचि रमेश जी। हाँ जी। और आपकी पीएचडी है सोशलॉजी से एचएलबी श्रीनगर, 2006 में आपकी पीएचडी है मैम की। और आप आगे देखिए इसको मैम, बढ़ाइए। आपने बहुत सारी पोजीशन हेल्प करके रखी हुई है अभी तक, 2008 से लगभग मैं देख पा रहा हूं यहाँ से। और 1995 से अभी तक जो है आपने काम शुरू किया हुआ है और लगातार आप काम कर रही हैं। इसके अलावा मैंने आपसे जैसा कहा था कि आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बहुत सारी किताबों में छपे हैं। पब्लिकेशन में आपका बहुत अच्छा सा काम है मैम का। और इसी क्रम में बताना चाहता हूं कि आप अभी भी हमारे साथ एक किताब, सोशल रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक किताब छाप रही हैं जिसका संपादन आप कर रही हैं। डिटेल प्रोजेक्ट्स में अगर हम जाएंगे तो आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एकेडमिक जो एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे अचीवमेंट हैं जिनका व्याख्यान मैम खुद अपने मुखारबिन से करेंगी। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में मैम ने बहुत सारा जो है, मेरे पास तो संख्या भी नहीं है, आप खुद देख लीजिए इस स्क्रीन पे कि बहुत सारे सेमिनार्स में भाग लिया हुआ है मैम ने। और मैम ने मुझे बताया कि आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लिए रिसर्च वर्क के लिए भी काम करती हैं, विभिन्न लोगों को शोध निर्देशक के तौर पे भी काम करती हैं। हालांकि आपका अभी पीजी नहीं है, लेकिन आइए बहुत सारी बातें करते हैं मैम से ही। मैम आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। तो टीचिंग जॉब एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है। और आजकल के जो ये आजकल की जो वर्चुअल दुनिया है, जहां से एक बहुत बड़ी समस्या आती है प्लेगरिज्म की, जहां पे आदमी का बहुत सारा डाटा वर्क इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अगर आप जाइए तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट से मिल जाती हैं, बहुत सारा मैनेज किया हुआ ऐसी भी चीजें होती हैं। आपका क्या कहना है कि जब हम एक रिसर्च करें, या जो आपने अपने इस 25 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है अपने रिसर्च वर्क के दौरान, या रिसर्च पेपर जब आप पब्लिश कर रहे हैं, बुक के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो कैसे बचे, एक जो शोधार्थी है वो किस तरह बचे कॉपी से, और कॉपी एंड पेस्ट से किस प्रकार वो बचे मैम? पहले तो मैं ये कहूंगी कि इससे बचना तो एक बात की बात है, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव को लेके, जिस इंटेंट को लेके, उद्देश्य को लेके रिसर्च की जाती है वो होना चाहिए। उसमें कॉपी और पेस्ट रिसर्च कभी नहीं हुआ। रिसर्च में एक, चाहे आपको एक थॉट ही है, उस थॉट का एक ओरिजिनलिटी जो उसमें है वो होनी जरूरी है। तो कॉपी पेस्ट तो तब बात आती है जब हम सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो जैसे रिसर्च में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जब हम अपनी कोई आइडिया हमारे माइंड में आता है कि इस पे मैं रिसर्च करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, हम एक पूरे रिसर्च एरिना में चले जाते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या इस क्षेत्र में पहले रिसर्चेज हुई है, अगर हुई है तो कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको रिसर्च किया गया है या जिन पे रिसर्च की है और उसका निष्कर्ष क्या है।
तो कई बार जितनी ज्यादा हम रिसर्चेस पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल तो इतना वास्ट पूरा ओशन है इसका रिसर्चेस का, जब हम खासकर जे स्टोर और ये इनमें तो अनगिनत, आप एक अपने टॉपिक पे अगर क्लिक करोगे तो अनगिनत रिसर्चेस आपके सामने आती है। तो कई बार एक ओरिजिनलिटी जो है, जो थॉट लेके आप चलते हो, वो एक रिसर्चर खो देता है, क्योंकि आप पढ़ के उन्हीं चीजों के बारे में सोचने लगते हो जो आप रिसर्च में पढ़ते हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपका रिसर्च ओरिजिनल है, उसके से रिलेटेड रिसर्चेस पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी खोने के लिए आपको फर्म रहने की जरूरत होती है। अगर आप फर्म है तो आप, मेरे ख्याल से प्लेजरिज्म, और अगर जेन्युइन रिसर्च है तो प्लेजरिज्म का क्वेश्चन या कॉपी और पेस्ट का क्वेश्चन नहीं उठता। नहीं, बहुत अच्छी बात है मैम कि अगर आपका रिसर्च वर्क ओरिजिनल होगा तो उसको कहीं से कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन अब जैसे आपकी पीएचडी सोशियोलॉजी में है, एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी भी पीएचडी और उसके टॉपिक के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। और इसी में ये भी है कि जब आप सोशल साइंस में देखते हैं, सामाजिकता में देखते हैं, कहीं न कहीं समाज की ओर उन्मुख होते हैं, तो आज का समाज आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे ही चेंज हो रहा है, जहां हम वर्चुअल दुनिया में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा जल्दी पाने की इच्छा हो जाती है, और जल्दी पाने की इच्छा में कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमको लगता है कि भाई खुद कुछ करने से अच्छा है किसी विषय का हम कोई कुछ पेस्ट कर लें, कुछ कॉपी कर लें। तो आपने जब अपनी रिसर्च करी थी, जो आपने अपनी रिसर्च का टॉपिक चुना था, तो उस समय क्या ऐसी कोई समस्या आई थी आपके समक्ष, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी रिसर्च एमए मेरी 93 की है, तो उसके बाद क्योंकि एमफिल एबोलिश हुई थी तो डायरेक्ट हमें पीएचडी करनी थी। तो उस वक्त जब तो मैंने इनिशियल टॉपिक जो है उसकी ओरिजिनलिटी में आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे मेरा जो टॉपिक है वो है डबल अर्नर फैमिलीज पे है, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डबल अर्नर फैमिलीज, मतलब वर्किंग वेमेन की स्टडी है। और उसकी ओरिजिनलिटी ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते थे वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन थी ऑल अराउंड, मतलब पूरी कॉलोनी जो थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की थी। तो मैं खड़ी बेलकनी में खड़ी थी, तो एक किसी के हस्बैंड, हमारे ग्राउंड फ्लोर में जो रहते थे बिल्डिंग के, उनके हस्बैंड कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल रहे थे। तो मुझे एकदम उनको देखने से लगा कि बच्चे छोटे थे, उनके बच्चों के वाइफ के कपड़े, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। तो एट दैट मोमेंट मेरे माइंड में क्लिक किया कि इसका मतलब रोल चेंजेस आ रही है, जो रोल में जो चेंजेस है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो मैं अपने गाइड के पास गई, क्योंकि थॉट तो मेरा कुछ दिनों से चला था कि क्या रिसर्च करूं। फिर मैंने अपने गाइड से कहा कि सर, मैं जो रिसर्च करूंगी वो चेंजिंग रोल इन सोसाइटी और फैमिली की, ये मैं वेगली जो टॉपिक डिस्कस करूंगी इसी पे करूंगी। तो मेरे गाइड ने एक्सेप्ट किया। अल्टीमेटली जो मेरी रिसर्च थी वो इसी टॉपिक से उभर के आई। तो एक ओरिजिनल आइडिया जो था वो माइंड में था, और उसके बाद ओरिजिनलिटी को लेके जब मैं पीएचडी में चली, तो अभी मैंने उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी इसी टॉपिक पे की और पेपर भी लिखे हैं मैंने, तीन रिसर्च पेपर इसी टॉपिक पे लिखे। तो ओरिजिनलिटी जो है, जैसे एक रोल चेंज कैसे होता है, या सोसाइटी में जो एम्प्लॉयड वेमेन है उनकी फैमिलीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, फंक्शनल चेंजेस क्या है, या डिसीजन मेकिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये ओरिजिनलिटी जो थी वो मेरे माइंड में थी। उसके बाद जो रिसर्च की, नो डाउट आपको, क्योंकि कॉमनली हम लोगों को जैसे 300 और 400 पेजेस की थीसिस लिखनी होती है, इतनी ओरिजिनलिटी आपके थॉट में और आपके लिखने में नहीं हो सकती। आपको कहीं ना कहीं उसको किसी और बुक से या जर्नल से मटेरियल लेना होता है। तो पहले तो, आजकल तो बहुत कॉमन है, जब हम लोग पढ़ते थे 2006 की बात है, उस वक्त जो मीडिया था, ई पेपर्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, हम लोग तो हार्ड कॉपीज लेके या जर्नल से भी फोटोस्टैट करके पढ़ते थे। उसमें ओरिजिनलिटी को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मटेरियल नो डाउट आप इधर उधर से लेते हो, लेकिन आपको मेजर जो थॉट आपका होता है उससे डेविएट नहीं करना होता। दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा वो ये है कि एक चाह कि जल्दी हम पेपर करें।
तो उसके लिए तो देखो आज के टाइम में, क्योंकि हम लोग जो टीचिंग में है उनको सबको पता है कि एपीआई स्कोर जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। आपको अगर स्केल में भी हायर जाना है या आपने असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट से आपने प्रोफेसर बनना है, तो एपीआई जो है वो जरूरी हो गया है। और अब अलग अलग स्टेट की वेरिएशन है, अदरवाइज जो यूजीसी के रेगुलेशन है वो थ्रू आउट इंडिया कॉमन है, थोड़ी सी स्टेट वेरिएशंस है। तो हम लोगों को तो जैसे रिसर्च पेपर कंपलसरी है, असिस्टेंट में आप अगर आप सिंपली एमए है तो आपको 5 रिसर्च पेपर कंपलसरी है, अगर आप एमफिल हो तो 3, अगर आप पीएचडी हो तो 2 रिसर्च पेपर जो है नेक्स्ट स्केल लेने के लिए भी जरूरी है। तो क्योंकि ये चीजें टाइम बाउंड है, इसलिए आपको रिसर्च पेपर करने ही करने हैं, प्रिंट भी करवाने हैं, और तभी आप अपने ग्रेड ले सकते हो या स्केल में हायर जा सकते हो। इवन अभी जो लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे यहाँ, तो हिमाचल में और कुछ स्टेट्स में और भी है, जो यूजीसी का रेगुलेशन है 2010, उसके बेस में पे रेगुलेशन 2020 बना है। तो उसमें तो इवन प्रिंसिपल की डीपीसी में भी आपको 5 रिसर्च पेपर चाहिए या 5 पब्लिकेशंस चाहिए। तो अब उस एम को पूरा करने के लिए लोगों को ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम बाउंड तरीके से ये चीजें करनी है, तो वो फाइंड आउट करेंगे कि हमेशा आपका थॉट एक्चुअल रिसर्च या जेन्युइन रिसर्च में नहीं हो सकता। कई बार आपकी कंपल्शन होती है, तो यू आर कंपेल्ड टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम अदर रिसर्चेस। आपने बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही चुभने वाली बात भी कही। मतलब मैं इस बात को और थोड़ा फ्रेंकली बात करना चाहता हूं कि जब हम सोशल रिसर्च फाउंडेशन, मैंने आपसे कहा कि ना केवल ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारे संस्थान का उद्देश्य है इस समाज के सामने रियल रिसर्च को रखना, रिसर्च को ढूंढना, रिसर्च को खोजना। लेकिन जब हम पे किसी चीज का भार डाला जाता है, जब हमसे कोई चीज जबरदस्ती करवाई जाती है, तो जो सही आइडियाज हैं वो हम नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है। तो मैम चलिए इसी विषय पे बात करते हैं, क्योंकि आप एक समाजविद हैं, तो इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या यूजीसी की तरफ चलते हैं कि क्या इस तरह के नियम से हमारे शोध की जो गुणवत्ता है वो नहीं गिरेगी? क्या इस नियम में थोड़ी सी ढील नहीं दी जानी चाहिए? क्या जो है वो जो बच्चा है वो या जो शोधार्थी है वो थोड़ा भ्रमित सा हो गया है कि अभी यूजीसी लिस्टेड में छपवाए कि यूजीसी नॉन लिस्टेड में छपवाए, वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करे? क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज है, रिसर्च एक अलग चीज है और एपीआई एक अलग चीज हो जाती है। तो क्या थोड़ा सा आप इससे सहमत हैं यूजीसी के इस नियम से, या नहीं थोड़ा इसमें और बदलाव होना चाहिए, प्रायोगिक नहीं है, ऐसा क्या लगता है आपको? ये पहली बात तो ये कि ये कंपल्शन है। अगर टीचिंग में कोई चला गया है, जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परामेंट रिसर्च में भी हो। तो दोनों चीज, अब तो खैर एनईपी 2020 में तो ये दोनों चीजें शायद अलग हो जाएगी कि जिनका टीचिंग में इंटरेस्ट है दे शुड गो विद टीचिंग ओनली, और जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है वो रिसर्च के साथ जाएंगे। तो उसमें शायद हम होपफुल है कि एनईपी 2020 में ये चीजें अलग अलग होगी। लेकिन हर आदमी का टेम्परामेंट रिसर्च नहीं होता। अगर आप इंपोज करेंगे या यूजीसी रेगुलेशन में अगर रिसर्चेस को इंपोज किया जाएगा, तो इसकी क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट होनी संभव है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी चीज ये है कि एक आदमी आउट ऑफ कंपल्शन रिसर्च कर रहा है। फिर दूसरी चीज आपने देखा होगा कि असिस्टेंट, अगर एसोसिएट के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इवन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी अब सेम रेगुलेशन लागू कर दिए हैं, अगर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए आप एलिजिबल, जो एक प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपके 7 पेपर मिनिमम यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होने चाहिए। जबकि हम देखते ही हैं कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल भी कोई ऐसे नहीं है कि उनकी क्वालिटी कहीं से आपने उनको स्टैंडर्डाइज किया है। कोई भी, मुझे तो लगता है कि रैंडमली वो भी रिसर्च जो जर्नल है वो भी रैंडमली आए हैं। तो बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो यूजीसी लिस्टेड में नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनमें जो रिसर्चेज है उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो ये प्रॉब्लम के साथ आपको अपने आप को एलिजिबल करने के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करने के लिए यूजीसी लिस्टेड में ही करवाने हैं। तो आउट ऑफ कंपल्शन आपका इंटरेस्ट उनमें है या नहीं है, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अ जर्नल विच इज यूजीसी लिस्टेड। देयर आफ्टर यू विल ट्राई टू
प्रिंट योर पब्लिकेशन इन दैट जर्नल। तो ऑब्वियसली ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और स्टैंडर्ड जो है वो डिटीरियोरेट होगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन है और जितने भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल है उनमें आपस में कंपटीशन है। और हमने अभी रिसेंटली देखा है कि इसीलिए जो प्लेजरिज्म है या जो एक प्रिंट का पब्लिकेशन का जो स्टैंडर्ड डिटीरियोरेट हुआ है, क्योंकि डिमांड में इतने हैं ये जर्नल कि वो कुछ भी चार्ज करें। सुनने में आता है कि लोग हजारों में पब्लिकेशन के लिए पैसे भी दे रहे हैं यूजीसी लिस्टेड में। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिटीरियोरेट होना जो है वो उसकी, मुझे तो लगता है कि ओपन रहे दोनों चीजें, टीचिंग और रिसर्च को अलग अलग किया जाए, रिसर्च सेंटर्स अलग हो, और जिसको इंटरेस्ट हो वो ऐसे काम शायद नहीं करेगा, आउट ऑफ कंपल्शन उसको नहीं पब्लिश करना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है मैम। और आपसे इस विषय पे थोड़ा सा और भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक शोधार्थी बहुत परेशान रहता है। खैर आइए बात करते हैं। आपके अभी तक मैं देख रहा हूँ 5 किताबें हैं, जिसमें आपके विभिन्न, ये किताबें हैं या इनमें चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं मुझे मालूम नहीं है। डिसेबिलिटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव इंडिया, टूरिज्म चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, और इस तरीके की जो 5 ये किताबें हैं या जो है आपके चैप्टर्स हैं विभिन्न बुक में? ये तो कंप्लीट बुक्स है, क्योंकि इसकी हेडिंग अगर आप देख सकते हो तो बुक्स है, तो ये कंप्लीट बुक्स है। चैप्टर्स को मैंने रिसर्च पेपर में नीचे इंक्लूड किया है, लेकिन ये कंप्लीट बुक्स है जो इसमें आई तो इन 5 किताबों की शुरुआत कैसे करी आपने और क्या दिमाग में आया? और मतलब 5 किताब आपकी हो गई, तो रियली बहुत बधाई की पात्र हैं आप। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके 10 रिसर्च पेपर हैं जो विभिन्न बुक्स में भी पब्लिश हैं अभी तक, और 13 रिसर्च आर्टिकल्स भी आपके पब्लिश हैं। तो और कुछ बताइए मैम, आपने इस 25 साल के जो एक्सपीरियंस है इसमें क्या क्या, कैसे आप आगे बढ़ी, क्या हुआ? मेनली तो देखो 95 से ज्वाइन किया है, तो टीचिंग मेन जो मेरा पैशन बोल दो या प्रोफेशन बोल दो, वो तो टीचिंग है। लेकिन टीचिंग के साथ कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो टीचिंग के साथ एक जैसे एज बाय प्रोडक्ट जो है आपको रिसर्च आता है। क्या मुझे तो कभी कंपल्सरी हुआ ही नहीं है, स्केल हमारे टाइम में नहीं थी पब्लिकेशन, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था रिसर्च में, इसीलिए सारी रिसर्चेस जितनी भी मैंने की वो आउट ऑफ इंटरेस्ट की। अब इस स्टेज पे मैं कह सकती हूँ कि अब मुझे है कि ग्रेड पे 8000 के बाद, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद मेरी 5 पब्लिकेशन होनी चाहिए। बट मुझे नहीं पता कि मैंने आपको जो सीवी दिया है उसमें अपडेटेड है या नहीं है। तो मेरी 1 साल में ही 6 पब्लिकेशन है, इसी साल 2021 में 6 पब्लिकेशन है। तो वो बार या एपीआई तो मेरे लिए नहीं प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया कि इसकी मोटिवेशन क्या है बुक्स की, मैंने जितनी भी बुक्स लिखी है सबसे पहले मैंने सेमिनार किए हैं, क्योंकि इनपुट जो है आप हमेशा एक आदमी बहुत ज्यादा जो बुक्स है वो नहीं पढ़ सकता, रिसर्चेज में नहीं जा सकता। तो मैंने पहले जैसे डिसेबिलिटी है उस पे पहले एक सेमिनार किया। तो जितने इनपुट्स आते हैं, ऑब्वियसली आपको जब इनपुट्स आते हैं तो आपकी एक चैप्टर एक पेपर से आपका बन जाता है, तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है कि आप बुक लिख सको। तो जब डिसेबिलिटी में आई थिंक ये 11 की पब्लिकेशन है, तो इस हमने 10 में सेमिनार किया था, तो 11 तक वो थॉट की जो है एक थॉट की चर्निंग होती रहती है। उसके बाद बुक जो है 10 और 11 चैप्टर्स जो है वो आराम से आदमी लिख लेता है। तो मोटिवेशन का कारण यही है कि कई बार आपको थॉट आता है कि मुझे टूरिज्म पे लिखना है, जैसे टूरिज्म पे लिखना है तो आपको टूरिज्म पे कोई एक कॉन्सेप्ट, जैसे मुझे इको टूरिज्म पे इंटरेस्ट था, तो लेकिन बुक लिखने के लिए आप पूरे इको टूरिज्म पे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वाइडली एक्सेप्ट करवानी है आपको, अपनी बुक वाइडली रेड हो, उसके लिए जरूरी होता है कि डाइवर्सिटी, उसमें एक बुक में आपको टूरिज्म पे डाइवर्सिटी मिले। तो मेरी अप्रोच शुरू से यही रही है कि जो एक बुक है वो कंप्लीट, कम से कम उसमें कंप्लीट उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज, एक जो पढ़ेगा उसको कंप्लीट नॉलेज मिले। तो इसी को आधार मान के मैंने जितनी भी बुक्स पब्लिश की है इसी को आधार मान के की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बधाई हो। और देख पा रहा हूँ 2 डिटेल्स आप प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ऑन MIS सोशियो इकोनॉमिक स्टडी फंडेड बाय द KFW जर्मन डेवलपमेंट बैंक है ये, और दूसरा है कंसल्टेंट फॉर सोशल फ्रेमवर्क विद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक।
तो इसके बारे में कुछ बताइए मैम, ये 2 प्रोजेक्ट किस तरह के हैं आपके? ये पहला प्रोजेक्ट आपने पढ़ा जो सोशियो प्रोजेक्ट ऑन MIS, जी। MIS पे, ये माइनर इरिगेशन स्कीम थी। जर्मन बैंक है, ये बैंक ने से फंडिंग हुई थी। तो इसका तो एक तो बड़ा माइक्रो लेवल पे ये स्टडी थी, कुछ विलेजेस की स्टडी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स दी थी। उन माइक्रो इरिगेशन स्कीम की इवेल्युएशन जो करनी थी वो प्रोजेक्ट था। तो वो प्रोजेक्ट फंडेड प्रोजेक्ट मैंने किया था। उस वक्त मैं MA की ही स्टूडेंट थी जब ये प्रोजेक्ट किया था। और किस सन में किया था मैम ये 93 का प्रोजेक्ट है। 93-94 में कंप्लीट हुआ था। तो जर्मन बैंक का वहां से फंडिंग हुई थी, और उसमें हमने जो स्टडी करना था वो इसके 5 विलेजेस जहां MIS माइनर इरिगेशन स्कीम जो लागू की गई थी उसके रिजल्ट्स देखने थे कि क्या अगर फंडिंग करके अगर लोगों को कोई फैसिलिटी दी जाए तो उससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में कितना फर्क पड़ेगा। तो इसके हमने स्टैंडर्डाइज भी खुद ही किया था, सर्वे खुद किया था। हम 4 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, सर्वे भी खुद किया था। और उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स थे वो हमने, जर्मन बैंक था उसको सबमिट किए थे। तो ये पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट जो था जिसकी आपने बात की, ये तो रिसेंटली चला है, बल्कि कल ही मैंने इंटरव्यू अपनी जगह और किसी को प्लेस किया, क्योंकि डेपुटेशन की जरूरत पड़ रही थी। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं डेपुटेशन लेना नहीं चाह रही थी, तो कल ही हमने इसके लिए और अपॉइंटमेंट दी है किसी की। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये 780 करोड़ का गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट है जो फंडेड है, वर्ल्ड बैंक से फंडेड है। उसमें एक पोस्ट होती है SMS सोशल। SMS सोशल मतलब स्पेशलिस्ट, स्पेशल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, और सोशल उसका जो इंडिकेटर है, एक अलग इंडिकेटर के लिए एक अलग पोस्ट रहती है। तो उसमें मैं काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि डेपुटेशन गवर्नमेंट से अलाउ नहीं किया गया तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, और अब मैं एज कंसल्टेंट ही वहां काम करूंगी। इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो भी ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहली स्कीम आपको बताई इसी तरह से है। उसमें 2 चीजें, एक तो वाटरशेड मैनेजमेंट और विलेजेस में, क्योंकि 428 पंचायत से हिमाचल की जहां ये प्रोजेक्ट चला है, 428 पंचायत में कुछ फंडिंग जो वर्ल्ड बैंक ने की है उसमें 2 चीजें इवेलुएट करनी है। एक तो वाटरशेड मैनेजमेंट की है कि जैसे हिली एरिया में ऊपर से वाटर फ्लो होता है उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, या उसको उसके लिए रिजर्व करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाए, उससे रिलेटेड है। और दूसरा पार्ट जो है दैट इज अबाउट सस्टेनेबल लैंड की जो डेवलपमेंट है, जैसे कोई पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, उसका जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट है वो क्या होंगे। तो हम लोगों का एज सोशल मैटर एक्सपर्ट, उसमें हम लोगों का काम ये है कि ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोजेक्ट की वजह से सोसाइटी को फर्क पड़ रहा है, या फॉर दैट मैटर उस कम्युनिटी को, जो जिन पंचायत में ये शुरू हुआ है उन पंचायत को कैसे ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जो सोशल फ्रेमवर्क है वो स्टैंडर्डाइज है, पूरे जितने भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है वो स्टैंडर्डाइज है। जैसे आपको है कि विमेन की इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूसिव प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का सोशल इनजस्टिस या कोई जो एक डिसएडवांटेज ग्रुप है वो ना रहे, हर ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जांपल विमेन की पार्टिसिपेशन हो, गांव में अगर लैंडलेस लेबरर्स है उनकी पार्टिसिपेशन हो, गांव में स्मॉल फार्मर्स है उनकी पार्टिसिपेशन हो, डिसेबिलिटी ग्रुप है उनकी पार्टिसिपेशन हो, या कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कई बार हर कास्ट के लोग बेनिफिट ज्यादा उठाएंगे, उस तरह का जो इंक्लूजन है वो होना चाहिए। तो सोशल या ट्राइबल कम्युनिटीज अगर कहीं है, चाहे वो नोमैडिक या कुछ पीरियड के लिए आती है या वहाँ सेटल्ड ग्रुप है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी जो सोशल मैटर एक्सपर्ट है वो इंश्योर करेगा कि वो लोग भी वहाँ उस प्रोजेक्ट में के बेनिफिशियरी या स्टेक होल्डर्स बन सके। तो इससे रिलेटेड IDP सोलन जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास है 780 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ऑलमोस्ट इसमें 428 ऑलरेडी पंचायत से और 30 पंचायतें और इसमें जुड़ने जा रही है। और ओवरऑल हर हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, क्योंकि वहाँ जो फंडिंग है वहाँ
जो इसको ऑब्जेक्टिव है वो वहां नहीं है, जैसे वहां का एरिया जो है वो डिफरेंट है। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चला है और सिलेक्टेड ग्राम पंचायत से, जो बैकवर्ड ग्राम पंचायत है, उनमें ये प्रोजेक्ट चला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ और भी बातें हैं जो अब कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रुचि रमेश जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका अपना पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उनको ऊर्जा मिलती है इतना काम करने की, इतना सारा टीचिंग के बाद आपको। जैसे तो आप बता रही हैं कि NEP 20 में जो है गवर्नमेंट रिसर्च और टीचिंग को अलग अलग कर देगा, लेकिन अभी तो आप सारा काम एक साथ ही कर रही हैं, तो कैसे परिवार के साथ समय निकाल लेती हैं? या और बताइए कि जो है वो आपके हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, या पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है, इसके बारे में भी कुछ। मैं हिमाचल शिमला ही, स्पेसिफिकली शिमला से ही बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखूं तो हम लोग जो नेटिव है, हम गांव के शिमला से, लगभग आप लोगों ने सभी ने अगर सुना है जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, मूवीज में तो कम से कम देखा होगा कि बर्फ कुफरी जिस जो जगह है वहां से 7 किलोमीटर दूर मेरा जो नेटिव प्लेस है, मैटरनल साइड, वो वहां से बिलोंग करती हूँ। लेकिन बड़ी मैं शिमला में हूँ इनिशियल, क्योंकि मेरे फादर जो थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते थे न्यू दिल्ली में। 2-3 साल उन्होंने मेरठ में काम किया, बाकी पूरा जो उनकी सर्विस है न्यू दिल्ली की है। और मैं प्राइमरी एजुकेशन जो है दिल्ली से हुई, बाकी मैं शिमला में ही पढ़ी हूँ पूरा एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्योंकि MA मैंने 93 में की, तो पहला ही इंटरव्यू, पहले ही रिटन टेस्ट दिया था, उसी में जॉब मिल गई उस वक्त। बल्कि कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि फेलोशिप ड्रॉ कर रही थी। जो हम लोगों को टॉपर होने का एक अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के आप टॉपर है तो एक जूनियर फेलोशिप उसको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कहते हैं, जो टॉपर होते हैं उसको मिलते हैं। तो मैं तो ड्रॉ कर रही थी, अभी इच्छा भी नहीं थी जॉब की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब क्योंकि हिमाचल में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, या कह दो कि बिल्कुल मिनिमम है। अगर आपने स्टेट से बाहर नहीं जाना तो मिनिमम है जहां प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट सर्विस को ही एक ऐसे मानते हैं कि एक अच्छे प्रोफेशन में अगर जाना है, अच्छी जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ही हमारे पास ऑप्शन है। तो जब मैंने 1.5 साल ही मुझे MA करके हुआ था, अभी PhD करनी शुरू ही की थी, तो मेरी 2 पेपर होते थे हमारे, स्क्रीनिंग और उसके बाद एक और सेट और नेट, और उसके बाद स्क्रीनिंग एक होता है रिटन, उसके बाद इंटरव्यू। तो क्योंकि एकेडमिक करियर जो था मेरा काफी अच्छा था और सब्जेक्ट की नॉलेज भी काफी रखती थी, क्योंकि यहाँ आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ IIES इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, तो उसमें हमारे पास जो है पूरा एक रेजर्वोयर है, जो मर्जी बुक्स ले ले, जर्नल हमारे पास अनलिमिटेड है, पढ़ने वाला चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और हमारी जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उनमें सिर्फ 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम लोगों की एक्सेस जो था उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आज भी है, पहले भी हम एज स्टूडेंट भी वहाँ एक लेटर चेयरमैन से लिखवा के कि शी इज स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, शी मे बी अलाउड टू स्टडी इन द लाइब्रेरी, तो हम लोगों को वो परमिशन मिलती थी। तो बहुत ज्यादा जैसे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने की शुरू से ही आदत पड़ गई थी। और उसके बाद जब जॉब ज्वाइन की तो ऑब्वियसली जैसे सभी हम लोगों को, एक मिडिल क्लास फैमिली में सभी को होता है कि अब मैरिज एक फैक्टर रहता है कि नहीं मैरिज कर लो, जॉब भी लग गई, पढ़ भी गए, तो मैरिज। तो 96 में मेरी मैरिज हुई। और उसके बाद 2-3 साल अगर आप मेरा CV भी देखो तो 2-3 साल का थोड़ा सा ब्रेक उसमें आप। जी मैम, आप हमको बता रही थी आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार के साथ कैसे कंटिन्यू किया, वही मैं कह रही थी कि उसके बाद 2006 के बाद फिर से, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट होता है, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ वे, तो उसके बाद मैंने रिसर्चेस फिर कंटिन्यू की। और आज तक आपने देखा होगा कि अभी भी मेरे इन प्रोसेस भी, अभी शायद अगर मैंने अपडेटेड आपको CV भेजा है तो पिछले हफ्ते भी एक रिसर्च आर्टिकल जो सेज पब्लिकेशन में एडवांस स्टडी के जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो ऐसा नहीं है, परिवार के साथ टाइम कम मिलता है, लेकिन जहां आपकी इच्छा होती है आप कर लेते हैं। तो रिसर्च में अगर पॉसिबल है, चाहे मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ, 2 घंटा, कई बार फुल डे भी दे देती हूँ ताकि मैं रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरह से रिसर्च और परिवार का जो साथ, दोनों रोल जो है साथ साथ करती हूँ।
जी, जी। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप तो टीचिंग में हैं ही, लेकिन आपके हस्बैंड भी क्या इसी प्रोफ़ेशन में हैं? नहीं, हस्बैंड मेरे बाय प्रोफेशन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर थे, लेकिन उनकी अभी 2010 में डेथ हो गई है, क्योंकि कोई ओह! ऐसी सॉरी, कोई सॉरी, ऐसी वेरी प्रॉब्लम सॉरी। थी। तो उसके जी, जी। बावजूद भी अब तो मेरा सवाल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि बच्चे मेरे उस वक्त तो बहुत छोटे थे, लेकिन तब भी आप अगर सिर्फ यू गो थ्रू माय सीवी आप देखोगे कि मैंने कोशिश ये की कि कभी भी ब्रेक ना मिले, क्योंकि मेरा जो जी, इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रिसर्च में था। तो मैं कंटिन्यू ही रखा, और क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट है आपका वो आप कर लेते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ, हालांकि पूरी फैमिली का बर्डन, हम लोग जहाँ शिमला में रहते हैं तो अपने मैं ससुराल से भी थोड़ा दूर रहती हूँ, क्योंकि ओह! शिमला प्रॉपर और गांव में हम लोगों का बेसिक बैकग्राउंड जो है, मेरा ससुराल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर अच्छा भी जी। गांव आना जाना बहुत नहीं होता। लेकिन ससुराल और मायके दोनों ने जी, इतना सपोर्ट मुझे दिया, मॉरली बोल दो, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कि जी, हालांकि अपने बच्चों को तो खुद ही देखना होता है, लेकिन मेरे साथ अभी भी दोनों फैमिलीज का जो फुल सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी कर पाती हूँ, उन्हीं के मॉरल जी। सपोर्ट की वजह से कर पाती हूँ। नहीं मैम, मुझे जान के बहुत दुःख हुआ, लेकिन मुझे जान के एक तरीके से और आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि आप अपने बच्चों को माता और पिता दोनों की ज़िम्मेदारियाँ दे रही हैं, और इसके बाद भी इस समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, जो रिसर्च का दायित्व है, जो शिक्षण कार्य का दायित्व है, उसको भी बखूबी निभा रही हैं। तो आप तो निश्चित रूप से हमारे सिटी सिग्नेचर में जो सिटी सिग्नेचर करके हमने एक टाइटल दिया है, आप उसपे बिल्कुल डिज़र्व करती हैं मैम। और मैं अपने जो साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे शोधार्थी हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भई अगर बनना है तो आप मैम से बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी ले सकते हैं, उनसे तमाम सारे सवाल भी पूछ सकते हैं। और क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसा आइकॉन होता है तो आपको अच्छा-सा लगता है। जब आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके गार्डियंस होते हैं, एक जो टीचर है वो हमारे गार्डियन भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, ठीक है? और सीखते तो हम उनसे रहते ही हैं। तो आप जैसा अगर गुरु लोगों को मिल रहा है, आप जैसा समाजशास्त्री लोगों को मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी-सी बात है। क्या आप हमारे शोधार्थियों को जो नए शोध करने के लिए कुछ इच्छाएँ रखते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास टिप्स देना चाहेंगी, उन्हें कुछ खास बातें बताना चाहेंगी जिससे वो अपना जब नया रिसर्च वर्क स्टार्ट करें तो ध्यान में रखें? मैम? रिसर्च वर्क देखो, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो एकेडमिक गेन के लिए होती है, जैसे पीएचडी है, उसमें तो मैं नहीं बता सकती है कि आप बिल्कुल जेन्युइनली चल सकते हो, क्योंकि उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज है जिसके अंदर रह के वो काम किया जाता है। लेकिन उसके जी, बाद जो पेपर लिखना या बुक्स लिखना, उसमें मैं चाहूंगी कि अगर स्पेसिफिकली जैसे, क्योंकि लोकल एरियाज पे करे तो वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अब अगर मैं हिमाचल पे रिसर्चेस करूंगी, उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी, और जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी इस एरिया की होगी, बाहर से आया हुआ एक आदमी जो यहाँ 10 दिन रहेगा, या जिसको बोल दो आप कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी भी अगर कोई करता है, तो इतना टाइम वो नहीं लगा सकता, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी डेप्थ उसकी नहीं हो सकती। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो लोकल लेवल की जो रिसर्चेज है वो आगे आए। जैसे अभी अगर आप मेरी इसमें सीवी में देखोगे, एक मैंने यहाँ का यूनिक इंस्टीट्यूशन है, देवता इंस्टीट्यूशन, तो उस हुँ। पे हम लोगों ने एक रिसर्च की है। मेरे साथ उसमें जो को ऑथर है वो इजरायली है, तो उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम, और मैं देख रही थी कि उन लोगों की डेप्थ बहुत होती है, लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ का कल्चर समझ सकती हूँ, उनका उसका 10% वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन जब जी, लिखने की बारी आती है तो वो लोग ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं हम लोगों से। तो ये सारी जी, जो दोनों चीजों का मिक्सचर है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए शायद हम लोगों की ग्रूमिंग ऐसे इंडिया में नहीं है कि रिसर्चेस कैसे की जाती है, और इतनी डेडिकेशन भी नहीं है कि हम कहीं एक कंट्री छोड़ के या एक स्टेट छोड़ के रिसर्च के लिए बैठे। हम तो सोचते हैं कि अपने चार दीवारी में, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के रिसर्च करें, जो पॉसिबल नहीं होता, बहुत बार नहीं पॉसिबल होता। उसके जी, लिए जरूरी है कि आपकी डेडिकेशन हो, और आप मूव आउट करें, और जहां आप रिसर्च करना चाहते हो, पूरी लाइफ में आप एक रिसर्च करें, लेकिन वो रियल सेंस में एक कंट्रीब्यूशन हो, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए वो एक स्टडी ऐसी हो जिसको पढ़ के जो रेफरेंस है वो आपको मिले। तो यही देवता इंस्टीट्यूशन मेरा आज के टाइम में, जो एकेडमिया एडू में उन्होंने कोट किया है, 6123 लोगों ने मुझे कोट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड वाह! उस टॉपिक बहुत पे। बढ़िया बात।
उसी से मुझे ये बहुत आइडिया बढ़िया। हुआ कि आप जितना मर्जी लिखो लेकिन वैल्यू उसकी है, जो आपकी ओरिजिनल रिसर्च होगी उसकी वैल्यू है। तो वो रिसर्च जी मुझे ऐसी लगी कि इसका मतलब वो मेरा कंट्रीब्यूशन जेन्युइन था, और अगर कंट्रीब्यूशन जेन्युइन है तो लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, स्कॉलर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है मैम। मैं आपसे आपको पुनः साधुवाद देता हूँ, पुनः आपको बधाई देता हूँ इतने सारे अचीवमेंट्स के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो इस इंटरव्यू को शोधार्थी बंधु देखेंगे, जो छात्र बंधु देखेंगे, वो आपसे और भी कुछ सीखेंगे। और अगर किसी छात्र बंधु को, किसी शोधार्थियों को किसी तरह का सवाल है, मैम से पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह के, अपने प्रश्न को डाल के फिर पूछ सकते हैं। मैम आपसे दोबारा भी मिल सकती हैं आपके उन तमाम प्रश्नों को जवाब को देने के लिए। मैम इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि आप रिसर्च में बहुत सारी चीजों को आगे ला सकें। अभी तो कई सारी बुक्स भी आपकी आनी है, कई सारी किताबें भी आनी है, और उम्मीद करता हूँ कि काफी लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।